गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए एक नया टॉपिक जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। इसमें हम शुरू से एंड तक सब सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। कंज्यूमर क्या होता है, यूटिलिटी क्या होती है, टोटल यूटिलिटी क्या होती है एंड सो ऑन सो ऑफ। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बोलूँगी, अगर आपने इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करिए। तो आज हम अपना टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको जैसे कि स्लाइड में दिख रहा होगा कंज्यूमर क्या होते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कंज्यूमर्स का। कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर को हिंदी में बोलते हैं उपभोक्ता। ठीक है, अब बच्चों को कन्फ्यूजन इसमें होती है कि कंज्यूम और कंज्यूमर में क्या डिफरेंस होता है। पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि कंज्यूम क्या होता है और कंज्यूमर्स क्या होता है। कंज्यूमर मीन्स उपभोक्ता और कंज्यूम इज उपभोग करने वाला। कंज्यूमर का मतलब होता है उपभोक्ता और कंज्यूम का मतलब होता है उपभोग करने वाला। तो जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि कंज्यूमर मीन्स वो कंज्यूम जो फाइनली गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम करता है, मतलब उपभोग करता है। वो कस्टमर जो वो उपभोक्ता जो कंज्यूम करते हैं अपने फाइनली गुड्स एंड सर्विस को, जो दोबारा से रीसेल नहीं करते। ठीक है, सेकंड टॉपिक हमारा यूटिलिटी मतलब वो वांट्स जो कंज्यूमर चाहते हैं और उसे सेटिस्फाई कर पाते हैं, अपनी संतुष्टि को प्राप्त कर पाते हैं उस कमोडिटी के अंदर, उसे बोलते हैं हम यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होती है, टोटल यूटिलिटी होता है वो सम ऑफ टोटल मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब जैसे जैसे मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती है, एड ऑन होती है, उसे हम टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। अब पॉइंट आता है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है ईच एडिशनल यूनिट, हर एक यूनिट का कमोडिटी में ऐड होना हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताती हूँ। जैसे कि हमारे पास यूनिट्स दे रखे हैं 1 से लेके 7, आपकी टोटल यूटिलिटी दे रखी है 10, 18, 24, 28, 30 एंड 28। तो अब ये एडिशनल यूनिट हो गई। अब इसकी मार्जिनल यूटिलिटी हम कैसे निकालेंगे। मार्जिनल यूटिलिटी हम निकालेंगे जब हमारे पास टोटल यूटिलिटी 10 है तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 ही होगी। अगर हमारी टोटल यूटिलिटी 18 हो गई तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 8 कैसे हो जाएगी। हम 18 में से 10 को माइनस करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। उसके बाद अगर हमारी टोटल यूटिलिटी 24 हो गई तो हम 24 में से 18 माइनस करेंगे तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगी 6। अगर हम 28 में से 24 को माइनस करेंगे तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगी 4। अगर हम 30 में से 28 को माइनस करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगी 2। अगर हम टोटल यूटिलिटी में से 30 को माइनस करते हैं तो माइनस जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो हो जाएगी 0। और अगर हम 28 में से 30 को माइनस करते तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगी -2। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस एग्जांपल के थ्रू कि हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो ऐड ऑन हो रही है, मतलब सम हो रहा है टोटल यूटिलिटी का, पर जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो हर एक यूनिट पर एक एडिशनल यूनिट छोड़ दिए। जैसे हम माइनस करके मार्जिनल यूटिलिटी निकाल सकते हैं। आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि टोटल यूटिलिटी दे रखी है TU, मतलब हम टोटल यूटिलिटी को हम क्या बोलेंगे, TU बोलेंगे, और मार्जिनल यूटिलिटी को हम क्या बोलेंगे, MU बोलेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं सीमांत उपयोगिता और TU को बोलते हैं कुल उपयोगिता। ठीक है, अब इसमें कंडीशंस होते हैं, 3 कंडीशंस होती हैं। मैं आपको बताऊंगी आगे एक एक करके कि 3 कंडीशंस कैसे कैसे होती हैं। आपको U शेप में दिख रहा होगा, ऊपर ये TU है और नीचे लाइन जा रही है ये MU है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जब MU डिमिनिशन मतलब जब MU घटते हुए क्रम पे होता है तो TU पॉजिटिव होता है और इंक्रीजिंग रेट पर होता है, मतलब अपने चरम उस सीमा पर होता है। ठीक है, जब TU 0 होता है, मतलब जब MU 0 होता है, सॉरी MU जब 0 होता है, क्योंकि MU 0 हो सकता है पर TU 0 नहीं हो सकता। MU जब 0 हो रहा है तो TU मैक्सिमम पॉइंट पर है, और जब MU घट रहा है, माइनस पे है, जैसे आपने टेबल पे भी देखा कि MU माइनस हो जाता है तो TU क्या हो रहा है, घट रहा है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। अब हम पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ डिमिनिशन मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। इसका मतलब होता है वो कंज्यूमर जो कंज्यूम करता रहता है एक और एक से ज़्यादा यूनिट कमोडिटी की, एक के बाद एक, उसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशन मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे कि आपने डायग्राम में देखा। और ये किसके अकॉर्डिंग वर्क करती है, ये वर्क करती है लॉ ऑफ डिमांड के बेस पर। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे कंज्यूमर बंडल्स क्या होते हैं। कंज्यूमर बंडल्स वो होते हैं जब जो क्वांटिटी जो हम नंबर के फॉर्म में काउंट कर सकते हैं दो गुड्स
को और उसकी परचेजिंग पावर को, किस बिहेव पर, इनकम के बिहेव पर, उसे हम बोलते हैं कंज्यूमर बंडल। मैं आपको सिर्फ इस वीडियो में मतलब समझा रही हूँ, आपको मैं इस वीडियो पे सिर्फ मतलब समझा रही हूँ। अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर नोट्स बनाने तो आप इस स्लाइड्स को देख सकते हैं, इसमें प्रॉपर नोट्स और इमेजेस हैंगे, आप उसके थ्रू नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपको मतलब समझ में आ जाएगा तो फिर आप ये चीज़ आराम से कैरी ऑन कर सकते हैं। अब मैं वीडियो को आगे लेके चलती हूँ और मैं बताती हूँ कि बजट सेट क्या होते हैं, बजट सेट का क्या मतलब होता है। बजट सेट भी एक क्वांटिटेटिव कॉम्बिनेशन होता है बंडल्स का, जो कंज्यूमर क्या करता है, परचेज करता है मार्केट में जाके, प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ, मेरी इनकम 100 रुपये है, मार्केट में जो प्राइस है वो 60 रुपये का है, मैंने एक बंडल परचेज कर लिया 60 रुपये का, तो मेरी इनकम 100 रुपये की थी, मैंने 60 रुपये परचेज कर दिए, मार्केट में मेरा प्राइस 60 रुपये चला गया, मेरे पास 60 रुपये की चीज़ आ गई और मेरे पास कितने रुपये बच गए, 40 रुपये बच गए। तो जब हम वो गुड्स जो हम क्वांटिटी कॉम्बिनेशन के बंडल्स के अकॉर्डिंग सेव कर लेते हैं, उसे हम बोलते हैं बजट सेट। अब कंज्यूमर बजट क्या होता है? कंज्यूमर बजट आपने कई बार सुना भी होगा कि कंज्यूमर बजट आ रहा है, कंज्यूमर बजट आ रहा है, ये है क्या? ये रियली में बताऊँ तो बस एक ये है कि हमारी रियल में परचेजिंग पावर कितनी है, एक कंज्यूमर के हाथ में कितनी परचेजिंग पावर है। मेरे पास 100 रुपये, तो मैं 100 रुपये से ज़्यादा की चीज़ नहीं खरीद सकती, मेरी जब रियल परचेजिंग पावर सिर्फ 100 रुपये तक की है, ठीक है। तो कंज्यूमर बजट क्या होता है? कंज्यूमर बजट वो होता है कि हमारी रियली परचेजिंग पावर कितनी है कंज्यूम करने की और गुड्स को परचेज करने की उसके प्राइस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये भी क्वांटिटी बंडल्स में ही आते हैं, क्योंकि हम इसको काउंट कर सकते हैं। क्वांटिटी बंडल्स क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव में ये फ़र्क होता है कि क्वांटिटिव मतलब जिसको हम नंबर्स के फॉर्म में काउंट कर सकते हैं, और क्वालिटेटिव मतलब जिसको हम गुणवत्ता के रूप में नाप सकते हैं, ठीक है। बजट लाइन क्या होती है? बजट लाइन एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, जिसको हम ग्राफ के थ्रू बता सकते हैं। मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी कि ग्राफ के थ्रू आप कैसे बता सकते हो बजट लाइन को। और उसमें हम क्या कर सकते हैं कि हमारी कंज्यूमर की इनकम, मनी इनकम कितनी है, और वो किस कंज्यूमर की जो इनकम है वो बजट लाइन पे कैसे डिपेंड करती है, वो हम इसमें देखते हैं, ठीक है। अब मोनोटोज रेफरेंसेस क्या होते हैं? मोनोटोज रेफरेंसेस का मतलब होता है एक स्वर में प्रीफ्रेंस करना। मतलब हम एक बंडल है, ठीक है, मतलब ये बंडलों, बहुत सारे बंडलों के बाद में बात करते हैं, और ये लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। जैसे एक बंडल एक गुड्स और ज़्यादा से ज़्यादा 2 गुड्स को कितने ऑफर में परचेज कर सकता है, मतलब हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवाता है कंज्यूमर को, ठीक है। चेंजेस इन बजट लाइन, क्या चेंजेस आते हैं बजट लाइन में? जैसे कि मैंने बताया कि बजट लाइन जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देती है, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे देती है? वो कंज्यूमर के इनकम के अकॉर्डिंग देती है, ठीक है। तो मैं अब आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगी कि इसे हम लेफ्ट एंड राइट कैसे कर सकते हैं। चेंजेस का मतलब है कि हम उससे लेफ्ट एंड राइट कैसे कर सकते हैं, और वो इनकम के साथ साथ प्राइस पे कैसे इफेक्ट डालती है, ठीक है। मतलब हमारी परचेजिंग पावर पर कैसे इफेक्ट डालती है हमारी इनकम और प्राइस के साथ साथ। तो अगर हमारी इनकम चेंज हो रही है, मान लो कि मेरी इनकम इंक्रीज हो गई, मेरी जो, वैसे पहली बात तो जो बजट लाइन होती है वो पैरेलल होती है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा बीच वाली लाइन दिख रही है ना, ये पैरेलल होती है बजट लाइन। अगर मेरी इनकम इंक्रीज हो गई मान लो, ठीक है, तो मेरी जो बजट लाइन है वो कहाँ जाएगी? आउटवर्ड जाएगी, आगे की तरफ जाएगी। अगर मेरी इनकम कम हो गई तो मेरी जो बजट लाइन है वो कहाँ जाएगी? वो जाएगी डाउनवर्ड शिफ्ट होगी, मतलब पीछे की साइड शिफ्ट होगी, जैसे कि इसमें एरो में के थ्रू आपको दिखा भी रखा है। अब अगर प्राइस के अकॉर्डिंग बजट लाइन काम करती है तो वो कैसे करती है? अगर प्राइस के अकॉर्डिंग बजट लाइन काम करेगी, जैसे कि मान लो कि एक्स कमोडिटी एंड वाई कमोडिटी, 2 कमोडिटी लेती हूँ, मैं एक लेती हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ, टमाटो पटाटो कुछ भी ले सकते हैं, जैसे भी आपको समझ में आए। अगर आप समझ लो कि प्राइस वाई है, ठीक है, प्राइस वाई की कमोडिटी डिक्रीज हो गई है, पहले थी एक्स पे यहाँ पर, और फिर अब कम हो गए कहाँ पे, और हो गई यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे? प्राइस वाई की अगर कमोडिटी डिक्रीज हो जाती है, हम प्राइस एक्स को हम ज़्यादा सेल करेंगे, पर मतलब हम उसको प्रेफर करेंगे नहीं करेंगे, हम उसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करेंगे। तो ये चीज़ उसमें दिखा रखी है। अगर हमारे प्राइस के अकॉर्डिंग हमारी इनकम इक्वल हो जाती है तो हमें जिसमें प्रॉफिट होता है, हमारी परचेजिंग पावर जहाँ पर ज़्यादा होती है, हम उसको ही अराइज करते हैं, ठीक है, उसको ही हम परचेज करते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है
कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशंस क्या होते हैं, मतलब MRS क्या होता है, MRS का मतलब क्या होता है। MRS का मतलब होता है, पहले तो ये दो सब्सटीट्यूशन गुड्स की बात करता है, गुड्स X एंड गुड्स Y, मैंने एग्जांपल में दिया है। अगर हमारा गुड Y कम है तो हमारे गुड X की पावर ज़्यादा होगी, मतलब जो इसका स्लोप होता है वो इंडिफरेंस कर्व को शो करता है। अगर मैं आपको बताऊंगी आगे कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, तटस्थ वर्क, कि ये MRS पे ही डिपेंड करता है कि MRS अगर ज़्यादा है तो तटस्थ वर्क ज़्यादा होगा, MRS कम है तो तटस्थ वर्क कम होगा, मतलब इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, पर अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि ये एक दूसरे के सब्सटीट्यूट होते हैं, मतलब एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर गुड Y की वैल्यू कम है तो गुड X की वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर गुड X की वैल्यू कम है तो गुड Y की वैल्यू ज़्यादा होगी। इसको हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बोलते हैं, MRS। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा Y अपॉन में डेल्टा X। क्या होता है, डेल्टा Y अपॉन में डेल्टा X। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। अब इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व का मतलब होता है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन गुड्स, मतलब एक गुड और दो गुड दोनों में बहुत डिफरेंस है, पर उन लोगों का, उन दोनों वर्ड्स का कॉम्बिनेशन सेम लेवल पे जो सेटिस्फैक्शन देते हैं उसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। इसका कई नाम है, अधिमान कर्व भी बोलते हैं, तटस्थ वर्क भी बोलते हैं, और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हम आगे वो पढ़ते हैं कि वो क्या क्या है। सबसे पहला तो जो भी IC वर्क है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, हमेशा नेगेटिव नहीं होता कभी भी, और हमेशा जो उसका स्लोप होता है वो डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट जाता है, पहली चीज़। दूसरा, ये हमेशा कॉनकेव होता है, इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो कॉनकेव होता है। मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगी आगे कि ये कैसे बनता है, पर अभी आपको ये समझ लें कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये कॉनकेव नहीं होता, ये कॉन्वेक्स होता है, ये नेगेटिव होता है, ये डाउनवर्ड होता है लेफ्ट टू राइट, ये कभी भी ना X को टच करता है ना Y को टच करता है, मतलब दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं होते हैं, एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं होते, ये नेवर टच फॉर इंटरैक्ट ईच अदर। ठीक है, दूसरा, जितना हाई IC होगा उतना हाई सेटिस्फैक्शन होगा, उतना हाई संतुलन दर होगा। ठीक है, ये इसके 4 पॉइंट हैं, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपको याद होने जरूरी है। ठीक है, यहाँ मैंने लिख रखा है, आप एक बार इसको रीड कर लीजिए, मैंने आपको समझा दिया कि कैसे कैसे। अब मैं आपको डायग्राम में लेके चलती हूँ कि डायग्राम में कैसे शो करता है। जैसे आप देख रहे हैं, एक येलो कलर की लाइन है, एक ग्रीन कलर की है, एक ब्लू कलर की है। जो ग्रीन कलर की है, ये जो पर्पल कलर की लाइन है बजट लाइन दिखा रही है, और जो ग्रीन कलर की IC वर्क है ये संतुलन दिखा रहा है। अगर ये ऊपर की तरफ जाता है, मतलब ब्लू कलर की लाइन की तरफ जाता है, तो ये क्या दिखा रहा है, ये हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दिखा रहा है। और ये किसकी वजह से चेंज हो रहा है, ये MRS की वजह से चेंज हो रहा है। जैसे जैसे MRS में चेंज आएगा वैसे वैसे IC में भी चेंज आता है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो कि IC क्या होता है, MRS उस पर कैसे इफेक्ट डालता है, और IC का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और इसका डायग्राम कैसे होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि जो कंडीशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की वो कैसे कैसे डिपेंड करती है। मैंने आपको और वीडियोस में भी आगे, जो मेरी पहली वीडियोस में मैंने बता रखा है कि कार्डिनल अप्रोच क्या होती है, ऑर्डिनल अप्रोच क्या होती है। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो वो वीडियो देख लीजिए, और उसको मैंने एक छोटा शॉर्ट भी डाला है, तो आप वो भी देख सकते हैं चैनल पर जाकर। अब इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ, क्या इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है कि कार्डिनल का फॉर्मूला होता है MUX PX MUY PY MUM। ये होता क्या है, बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि होता क्या है। ये दो कमोडिटी होते हैं, दो गुड्स होते हैं X एंड Y, जो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। जैसे कि मैं बोल सकती हूँ कि अगर आप बिस्किट ले लो और नमकीन ले लो, दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। अब एक की मतलब कि आपको क्या होता है कि अगर आपके एक की प्राइस बढ़े, MUX के प्राइस बढ़े और MUY के प्राइस भी बढ़े, वो अगर वो इक्वल रेट में बढ़े, मतलब हमने चाय पी, चाय के साथ हमने थोड़ी सी बिस्किट ले ली, थोड़ी सी नमकीन ले ली, तो दोनों की ज़रूरत है ना एक के साथ, मतलब MUY और MUX दोनों की ही हमें ज़रूरत है। ठीक है, और आपने बाकी इस टेबल पे देख रखा है कि यहाँ पे यूनिट दे रखे हैं 1 से लेके 5 के बीच में। MUX दे रखा है 36, 33, 30, 27, 24, MUY दे रखे हैं, और इन दोनों का रिलेशन दे रखा है
ये रिलेशन किस पे दे रखा है, प्राइस पे दे रखा है। किस पे दे रखा है, प्राइस पर, कि हमारे जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो किस पे डिपेंड करती है, हमारी प्राइस पे डिपेंड करती है। ठीक है, ओके। सो अब हम पढ़ते हैं कि क्वांटिटेटिव डिमांड क्या होता है। क्वांटिटेटिव डिमांड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब वो होता है, सिंपल भाषा में बताऊं, कि हम एक हमारी जो मांग है हम कितना सेटिस्फाई हैं उसको पे करने के लिए, मतलब जितने की वो है हम विलिंग टू बाय, पर्टिकुलर प्राइस कितना दे सकते हैं हम उस चीज़ के लिए, हम उसे कितने पैसे दे सकते हैं। अगर कोई चीज़ 10 रुपये की है, अगर उसकी क्वांटिटी, उसकी मात्रा 10 रुपये की है, तो हम उसे 10 रुपये देने के लिए तैयार है, तो वो हमारी क्या हो गई, क्वांटिटी डिमांड हो गई। उस क्वांटिटी पे हमें कितनी, उस पैसों पे हमें कितना सामान मिल रहा है, ठीक है, वो हमारी क्वांटिटी डिमांड हो गई। क्वांटिटी डिमांड हमारी बहुत चीज़ों पे डिपेंड करती है, जैसे कि मैं बताऊं प्राइस ऑफ गुड्स की, प्राइस क्या है गुड्स का, कंज्यूमर की इनकम कितनी है, भाई मेरे पास 10 रुपये होने तो चाहिए देने के लिए, 10 रुपये की चीज़ है पर मेरे पास 10 रुपये होने तो चाहिए वहाँ देने के लिए, तो कंज्यूमर की इनकम कितनी है, उसका टेस्ट और उसका रेफरेंस कितना है, उसको उस चीज़ में दिलचस्पी है या नहीं है, उसका टेस्ट भी उस पर डिपेंड करता है कंज्यूमर का। ठीक है, क्वांटिटी डिमांड पर। चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स, रिलेटिव गुड्स का प्राइस भी डिपेंड करता है हमारी क्वांटिटी डिमांड पर, इसलिए डिपेंड करता है, अगर कोई चीज़ 10 रुपये की है और अगर उसके मिली जुली चीज़ ही 5 रुपये की है, तो कंज्यूमर कहाँ भागेगा, उस 5 रुपये में भागेगा, वो सोचेगा मैं 10 रुपये क्यों खर्च करूँ। ठीक है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन कैसी है, क्योंकि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ये इस पर डिपेंड करते हैं, अगर मान लो उसका प्राइस 20 रुपये होने वाला है, तो ये पता है कि प्राइस चेंज होने वाला है उस चीज़ का, 10 रुपये का की जो चीज़ है उसका कुछ टाइम पे प्राइस चेंज होने वाला है, 20 रुपये का होने वाला है, तो हम क्या करते हैं कि हम उसकी क्वांटिटी ज़्यादा परचेज कर लेते हैं, क्वांटिटी डिमांड हमारी बढ़ जाती है। ऐसा हम गोल्ड की एग्जांपल ले सकते हैं, गोल्ड में हमें ऐसा ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब चेंज इन डिमांड क्या होती है? चेंज इन डिमांड दो तरीके से होती है, एक तो मूवमेंट और एक होता है शिफ्ट। ठीक है, इस पे भी मैंने लास्ट में वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप देख लीजिए। बाकी मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको विद डायग्राम की क्या होता है। मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट मतलब कि हमारा मतलब हम संतुलन जो है वो मूवमेंट डाउनवर्ड कर रहा है या अपवर्ड कर रहा है, मतलब ऊपर की तरफ कर रहा है या नीचे की तरफ कर रहा है। और शिफ्ट का मतलब होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मूवमेंट मतलब जो शिफ्ट हो रहा है वो इंक्रीज आगे की तरफ हो रहा है या पीछे की तरफ हो रहा है। तो मूवमेंट में क्या होता है, अगर डाउनवर्ड मूवमेंट है तो हम उसे बोलेंगे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है, अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रहा है तो हम उसे बोलेंगे कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, अगर अपवर्ड मूवमेंट होते हैं और डाउनवर्ड मूवमेंट होती है। अब चेंज इन डिमांड और शिफ्ट इन डिमांड का मतलब क्या होता है? चेंज इन डिमांड और शिफ्ट इन डिमांड का मतलब होता है इंक्रीजिंग इन डिमांड एंड डिक्रीजिंग इन डिमांड। अगर हमारी डिमांड इंक्रीज हो रही है तो हम आगे की साइड जाएंगे, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, राइटवर्ड साइड जाएंगे। अगर हमारी डिमांड डिक्रीज हो रही है तो हम लेफ्टवर्ड साइड जाएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। मार्केट डिमांड क्या होती है? मार्केट डिमांड का मतलब होता है वो टोटल क्वांटिटी जो कमोडिटी डिमांड करती है मार्केट में, डिफरेंट प्राइस पर और डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पर। ठीक है, डिमांड फंक्शन। अब डिमांड फंक्शन पे पढ़ेंगे हम कि डिमांड फंक्शन क्या होता है, पर आई होप कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि डिमांड फंक्शन क्या होता है, और देन आने वाले और टॉपिक्स के बारे में बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।